हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध क्या था और प्रथम विश्व युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे इसके बारे में बात करी। तो आज की इस नई वीडियो में हम एक कदम और आगे चलेंगे और आज हम ये बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके होने के बाद में क्या क्या परिणाम हुए, यानी क्या परिणतियां रही प्रथम विश्व युद्ध की। इसके बारे में आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सिविल सेवा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपको इस क्वेश्चन का परिचय जानना हो तो पहले इससे जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है उसको आप ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इस वीडियो में हम जो प्रथम विश्व युद्ध के जो परिचय है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आप उसको पहले देख सकते हैं अगर आपको परिचय जानना हो, उसके बाद आप यहाँ आना। और इस क्वेश्चन से भी पहले अगर आपको परिचय लिखना हो प्रथम विश्व युद्ध का तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा। इस वीडियो के बाद में आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम है उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आशा भी ये करता हूँ कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो, पर आप लोगों के प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम है उसके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट्स के बारे में जो कि आर्थिक परिणाम है। यानी कोई भी युद्ध हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, उसके अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमें ज़रूर होती है। प्रॉब्लम का मतलब मेरा आप लोगों से ये है कि जब भी हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या कोई युद्ध होता है तो उसमें पैसा खर्चा ज़रूर होता है, क्योंकि हमें उसमें हथियार खरीदने होते हैं या फिर हमें और भी चीज़ों को सेना का या फिर अपने जो भी हमारी ओर से वो युद्ध लड़ने वाले हैं या जो लड़ाइयाँ वो लड़ने वाले हैं उसके लिए हमें खाने पीने के लिए इंतज़ाम करना पड़ता है। और हमेशा ही हमें सैनिकों को तेज़ तर्रार या फिर अच्छे तरीके से रखना पड़ता है। अच्छे सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ना केवल सैनिक मामलों में बल्कि हम देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके आर्थिक परिणाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को लिखने हैं ज़रूर आपके एग्जाम में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लेने वाले जो देश थे इसके अंदर आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो देश थे वो उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा धन खर्च किया। इवन आफ्टर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखा है कि जो दो देश है जर्मनी, पहला जर्मनी और जो दूसरा है जो ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो 60% जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में खर्च कर दिया। जानते हो ये इतना बड़ा अमाउंट हम देख रहे हैं कि सिर्फ देश में जो सरकारें हैं वो सिर्फ इसीलिए खर्च कर रही है क्योंकि उसको युद्ध जीतना है। तो दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा, दोनों देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये युद्ध खर्चीला रहा। सिर्फ इन दो देशों की नहीं, इसके अलावा जो और भी देश इसके अंदर शामिल थे जैसे फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सभी तमाम ये जो बड़े बड़े देश हैं इन सभी के लिए जो ये प्रथम विश्व युद्ध था हमने देखा ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चीला रहा। जो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि इसमें एक पॉइंट लिखा है कि देशों को कर बढ़ाना पड़ा। अब देशों को कर बढ़ाना पड़ा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ये देखा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक और नाम लिखा है द ग्रेट ब्रिटेन। द ग्रेट ब्रिटेन इसके लिए नाम इसलिए लिखा गया है या रखा गया है क्योंकि उस समय जब की बात है जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कि पूरी दुनिया का अगर 25% हम देखें जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, मनुष्य रहता है, वहाँ पर 25% जो ज़मीन थी उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का ही कब्जा था। ना केवल इस मामले में बल्कि ब्रिटेन में बहुत पहले, सबसे पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ब्रिटेन में बहुत सारे आविष्कार हो गए थे और ब्रिटेन का जो मिलिट्री सिस्टम था, जो ब्रिटेन की जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, हमने ये भी पाया। और इसी कारण से जो ब्रिटेन था वो पूरी दुनिया पर अपना एक डोमिनेट रख पाया।
तो जैसे ब्रिटेन ने दुनिया में अपना पकड़ बना रखी थी, ठीक उसी प्रकार से और भी ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फिर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, इनके भी बहुत से उपनिवेश थे। तो इन्होंने क्या किया, युद्ध के कारण उन देशों में कर जो था, टैक्स जो था, उन देश से, जैसे भारत से ब्रिटेन टैक्स लेता था क्योंकि भारत जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उन्होंने क्या किया था, इन दौरान में टैक्स जो था वो बढ़ा दिया था। और साथ ही साथ हम इसमें ये देखेंगे कि जो अपने बहुत से नागरिक थे, समृद्ध नागरिक, यहाँ पर उनसे भी उन्हें क्या करना पड़ा था, उधार लेना पड़ा था सरकारों को। हम देखते हैं हमारा भी देश है, जैसे हमारा देश में, हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे अमीर अमीर लोग हैं। अगर सरकार किसी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजरती है, जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक होने के सेकेंड वेव में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अंदर डोनेटर्स रहे, खिलाड़ी रहे, या फिर बड़े बड़े अभिनेता, या फिर ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपनी ओर से लोगों की भलाई के लिए बहुत सी पैसे, बहुत सी चीज़ें डोनेट करी, और वो कहीं ना कहीं जनता के काम में आ रही है। चाहे बीच वाले बिचौलिए उसको कितना भी खाएं, पर वो काम तो आ रही है, उन्होंने अपनी तरफ से उसको डोनेट तो किया। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने उधार लिया सरकारों ने उस समय की। और हमने क्या देखा इसके अंदर, उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक जो चीज़ें थी उस पर भी हम क्या देखते हैं, उस पर भी अपार धन खर्च किया। समझ में आ रहा है? देखो, युद्ध के अंदर में बहुत सारी चीज़ें की हमें आवश्यकता पड़ती है, खान पान की, सैनिकों की रख रखाव की, सैनिकों के हथियारों की, सैनिकों के जो अन्य आवश्यकता है उनके स्वास्थ्य के लिए और भी चीज़ों के लिए। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे, आपको पता है युद्ध जब भी लड़े जाते हैं तो वो उसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे बंकर्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर छुपकर सैनिक रहते हैं और युद्ध को वहाँ से करते हैं, ताकि जो मशीन गन्स है जो सबसे पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में जैसे यूज़ भी की गई, तो वो उसको उनको हिट ना कर सके, वो उनसे बच सके, क्योंकि वो अगर खुले में जाएंगे तो मशीन गन उनको छोड़ेगी नहीं, उनको लग जाएगी और वो मर जाएंगे। तो बंकरों में उनको 4 वर्षों तक रहना पड़ा। आप देखेंगे इसमें गर्मी, सर्दी, बरसात और ऐसे ऐसे मौसम परिवर्तन हुए कि मौसम परिवर्तन होने के कारण में हमने ये भी पाया कि भाई उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही थी। सैनिक हथियार, गोला बारूद से कम बल्कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां, फंगस, इन सब से भी लोग बाग मर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो इकोनॉमिक फैक्टर था हर एक देश के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा था। और हमने क्या देखा, ये धन तो खर्च हुआ ही हुआ, किस संदर्भ में हो रहा है आपको ये भी आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इसी साथ में हमने क्या देखा कि बहुत से देश ऐसे थे जो कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या होता है, जो देश के पैसे की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डाउन हुई। प्रथम विश्व युद्ध में हर एक देश फंसा। हर एक देश का मतलब है कि इसके अंदर हमने देखा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विश्व के अधिकतम देश इसके अंदर शामिल थे, इसीलिए इसे विश्व युद्ध या फिर इसे ग्लोबल वॉर भी नाम देते हैं, जो मैंने आपको इंट्रो में बहुत कुछ बताया था इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ। तो हमने क्या देखा कि मुद्रास्फीति, जैसे अभी हम सभी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, या फिर आज आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है 1 साल बाद कोई और मेरी वीडियो देखे, 2 साल बाद देखे। अगर वीडियो आपको पसंद आती रहेगी तो आप आगे भी इसको इसी तरीके से देखते रहेंगे जैसा आज आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जैसे आज कोविड-19 है, आज हम देख रहे हैं सार्स का जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक हो चुका है, और पेंडेमिक होने के कारण में जो देशों की जो पैसे की वैल्यू है कहीं ना कहीं नीचे गिर रही है। तो मुद्रास्फीति का मतलब यही होता है देश की जो पैसे की जो वैल्यू है वो नीचे गिरना। आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। अब हम अपने और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का जो राजनीतिक परिणाम है। क्या है? राजनीतिक परिणाम। हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे राजनीतिक परिणाम हुए, बहुत सारी जो हमें पॉलिटिकल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो हमें बदलता हुआ दिखेगा यहाँ पर। जैसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट लिखा है आप लोगों के लिए कि 4 राजतंत्र जो है वो समाप्त हो गए, और ये चारों के चारों इतने इंपॉर्टेंट, इतने बड़े थे कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे हम देखते हैं कि रूस में जार निकोलस शासक, जार शासक कहते थे, रूस में जो राज करते थे उन्हें जार शासक कहा जाता था। तो जार शासकों का राज था वो। जर्मनी में हमने देखा केसर विलियम का जो परिवार था उसका। और थर्ड पे अगर हम देखते हैं तो जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पर जो सम्राट चार्ल्स है उनका कब्जा था। और हम चौथा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ऑटोमन साम्राज्य, वहाँ पर क्या था, जो
सुल्तान है, सुल्तान का पद था। और मैंने आपको कल लास्ट टाइम जो अपनी वीडियो बनाई थी प्रथम विश्व युद्ध को लेकर, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हैब्सबर्ग नाम का पूरा वंश था वो इस पे एक तरीके से राज करता था। तो हमने क्या पाया फर्स्ट पॉइंट में, राजनीतिक परिणाम में प्रथम विश्व युद्ध के, कि 4 बड़े राजतंत्र जो है, 4 बड़े देश है, वो एक तरीके से वो शिथिल पड़ गए, कमज़ोर भी पड़ गए, ये कमज़ोर भी पड़ गए। और हमने ये भी पाया कि 4 बड़े जो ये देश हैं ये कहीं ना कहीं हमें कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये, तो ये कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा होते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इनका पद जो सुल्तान का पद था वो भी इन्हें छोड़ना पड़ा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम सेकंड स्लाइड पे अपने चलते हैं। इसके अंदर देखेंगे हम कि एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने देशों की जो परिणतियाँ थी, देशों के जो वो था, औहदा था, उसको भी परिवर्तन कर दिया। यानी महाशक्तियों की स्थिति में परिवर्तन मैं कह सकता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले द ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, ये एक महाशक्ति थी। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ये महाशक्ति नहीं रही, बल्कि अमेरिका और जापान जो है वो ताकतवर बन गए। 2 देश, कौन से देश? 2 देश, यूएसए और जापान। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, यूएसए और जापान, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? ताकतवर बन गए। ठीक है, और साथ ही साथ जो पहले ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ताकतवर देश थे, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए। अच्छा, अब हम इन पॉइंटों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व का मानचित्र है उसमें परिवर्तन आया। मानचित्र में परिवर्तन कब आता है? जब किसी देश की सीमा या तो बढ़ जाती है या फिर उस देश की सीमा घट जाती है। तो हमने क्या देखा, कई साम्राज्यों का विघटन हुआ। अभी ये उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आप लोगों के लिए। जैसे हमने देखा कि भाई जर्मनी तबाह हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, आगे आपको पता चलेगा। जो ऑस्ट्रेलिया है और जो हम देखते हैं ऑटोमन साम्राज्य, ये युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। लेकिन रूस जो है वो जीते हुए खिलाड़ियों में से एक था। तो ये युद्ध हार जाते हैं, जो इनके उपनिवेश भी हैं वो भी इनसे छिन जाएंगे। और साथ ही साथ क्या है, हमें क्या दिखेगा कि इनकी देशों की जो सीमा है वो बदल जाती है। साथ ही साथ विश्व के मानचित्र में हमें कुछ नए देशों को देखने को भी मिलते हैं, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। पहले जब ये आज़ाद हुआ तो चेक और स्लोवाकिया दोनों एक साथ थे, लेकिन अब ये चेक अलग है और स्लोवाकिया अलग गणराज्य है। यूगोस्लोवाकिया ये भी एक अलग देश बना। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नए राष्ट्रों के उदय में कुछ और भी स्वतंत्र देश बने, जैसे बाल्टिक साम्राज्य में से और रूसी साम्राज्य में से भी कई देश जो हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इनकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं बदल गई। यानी रूस और फ्रांस, इनकी सीमाएं बढ़ गई। ये दोनों युद्ध हार गए थे तो इनकी सीमाएं घट गई और इनकी सीमाएं बढ़ गई। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में एशिया और अफ्रीका, ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादातर देशों ने अपने उपनिवेश बनाए। अफ्रीका में भी यूरोप के उपनिवेश थे और एशिया में भी थे। भारत उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो मित्र राष्ट्रों को अब क्या है कि भाई अफ्रीका और एशिया पे कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर जो युद्ध में हार गए। केंद्रीय देश के अंदर कौन कौन थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बताया था, जब आपको कारण और इंट्रो बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आप मुझे नाम बताएंगे कौन कौन से देश उसके अंदर शामिल थे। मुझे कमेंट में मेरे को इंतज़ार रहेगा कौन कौन स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। अगली जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनके अंदर मैं उनका नाम भी लिया करूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई जो देश युद्ध में हार गए, जैसे आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी, ये युद्ध जब हार जाते हैं तो क्या होता है कि भाई इनके जो उपनिवेश है वो छीन लिए जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ की उनकी जो परिस्थिति थी वो बदल गई। इसी प्रकार जापान को कई सारे नए प्रदेश दे दिए गए, क्योंकि उसने युद्ध में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया था और वो उसके लिए लायक भी था, हम कह सकते हैं इस तरीके से। और इराक को ब्रिटेन और सीरिया तथा फ्रांसीसी है, यानी फ्रांस जिसे हम बोलते हैं, उसके संरक्षण में उसको छोड़ दिया गया। आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ में ये मैंने आप लोगों के लिए एक मैप बनाया है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे मैप बनाए नहीं, मैंने आप लोगों के लिए मैप लगाया है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये बाल्टिक साम्राज्य किसे बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और नाम है रूसी साम्राज्य। तो ये आपको सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि बाल्टिक कहा किसको जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए,
मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। ये आप जर्मनी से जो नीचे का पार्ट, नीचे का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? बाल्टिक कहलाता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? बाल्टिक कहलाता है। इसके रशिया के जो आसपास का एरिया, ये जो रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। आपको पता है 1917 में क्या हुआ था? रूस में क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति। इसको अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर हुई थी, तो 15 गणराज्य मिलकर यूएसएसआर बनता है 1917 में। तो यूएसएसआर जब ये बना, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो बाल्टिक गणराज्य है, यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे नए देश आगे चल के उभरते हैं, जैसे कि ये आपने देखा चेकोस्लोवाकिया। तो ऐसे ही आप इस मैप को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप इसको समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया है। साथ ही साथ जो फिलिस्तीन है, ये किसको दे दिया गया? इंग्लैंड को दे दिया गया। अब यहाँ पर इंग्लैंड है का, ये है द ग्रेट ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड कहा जाता है। ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दो देशों के कारण, एक तो हंगरी और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये पहले एक साथ था। और आप देखेंगे तो अलग से एक कंट्री है जिसका नाम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, दो देशों के बीच में हुआ था, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा सर्बिया। जो सर्बिया है, तो इन दोनों के कारण, इन दोनों के ही युद्ध हुए थे पहले, लेकिन आगे चल के इनकी कुछ संधियाँ थी कूटनीतिक, जिसकी वजह से ये अन्य देश इसके साथ शामिल होते जा रहे थे। फ्रांस ने इसका साथ देना था सर्बिया का, और जर्मनी जो था वो उसकी संधि हो रखी थी ऑस्ट्रेलिया हंगरी से, तो उसको इसका साथ देना था। तो भाई ये इसके युद्ध में था। तो भाई अब जर्मनी जो था वो फ्रांस पे हमला करना चाहता था, लेकिन फ्रांस से आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमा जर्मनी की फ्रांस से मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेकिन जर्मनी ने क्या किया, डायरेक्टली इस पे हमला ना करते हुए पहले बेल्जियम पे हमला किया यहाँ पर। और 70 वर्ष पहले ही क्या हुआ था कि भाई द ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में सुरक्षा संधि हुई थी कि अगर इस पर कोई भी देश हमला करता है तो मैं उसका जवाब दूंगा। असल में जो जर्मनी है वो दोनों को एक साथ काउंटर करना चाहता था, इसीलिए बेल्जियम पे हमला किया। नहीं तो चाहता तो वो सीधा यहाँ पर से हमला कर सकता था। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से एक के बाद एक देश खिंचते चले गए युद्ध में, और युद्ध स्टार्ट हो गया। आशा करता हूँ आपको इस मैप ने बहुत कुछ समझाया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तीसरा परिणाम जो कि किसके लिए उत्तरदायी है? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के लिए, सामाजिक परिणाम। देखो, सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। तो हमने क्या देखा कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसने समाज को पूरी तरीके से बदल दिया। अब जन्म दर में गिरावट आई। जन्म दर में गिरावट कब आती है? भाई जन्म दर इम्पैक्ट कौन करता है? एक तो मेल और ऊपर से फीमेल, इन दोनों से भाई जन्म दर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यंग है, इसमें यंगस्टर्स की बहुत भूमिका होती है, क्योंकि जो एक तरीके से युवा होते हैं वो खास ही भूमिका निभाते हैं। लेकिन युवा युद्ध में थे, युवा तो मर रहे थे और युवा अपने घर से भी दूर थे। तो इस वजह से क्या है कि जन्म दर, अब आप युद्ध के अंदर अपनी पूरी फैमिली को नहीं लेके जा सकते। ये आपका मैडवेल का युद्ध नहीं है, ये आधुनिक युद्ध है। यहाँ पर एक से एक हथियारों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पूरा परिवार नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे हथियारों का प्रयोग होता है। यहाँ पर इंसान खुद वापस लौटेगा नहीं लौटेगा इसका पता नहीं होता, तो अपने परिवार को कैसे लेके जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर हम देखते हैं पूरा लगभग 8 मिलियन लोग लगभग मारे गए, और लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग युद्ध के अंदर घायल हुए। तो ये डाटा मैंने आपको इस तरीके से पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके का दिया है, आप उसको वहाँ से नोट आउट कर सकते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम इसके अंदर कि बहुत सारी लेडीज़ है जो विधवा हो गई, और बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो अनाथ हो गए। किसके कारण? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से ही, कारण से नहीं, परिणाम से आप लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे परिवार रहे जो युद्ध के कारण उनकी जानें गई, क्योंकि जब एक पार्टी ने दूसरे पे हमला किया तो वो दूसरी की फैमिली में, दूसरे के आवास जहाँ पर लोग रहते थे, जो उनका रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पर बम गिरे, वहाँ पर लोगों को टारगेट किया गया, बेकसूर मरे इस युद्ध में। आपने एनी फ्रैंक के बारे में सुना होगा, अयूब। तो क्या है एनी फ्रैंक, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। और वहाँ पर आपने जर्मनी में, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जर्मनी का, तो उसने अपनी एक डायरी भी लिखी थी। तो अब उस डायरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी डायरी, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे
कि कैसे उनके आवासों को भी नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की जानें गई, लोगों की बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी हुई और बहुत सारे लोगों को वैसे भी जान गंवानी पड़ी। तो हमने देखा बहुत सारे लोगों को अपने आवास छोड़ने पड़े, सीमाएं बदल जाने के कारण, हमले हो जाने के कारण, घर ध्वस्त हो जाने के कारण, या और भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने हमने देखा कि सामाजिक तौर पर एक अच्छी भूमिका निभाई कि जो महिलाएं थी, महिलाएं की स्थिति जो है उसमें परिवर्तन आया। क्योंकि युद्ध में जो पुरुष थे वो युद्ध में व्यस्त थे, तो महिलाओं ने ही कारखाने को संभाला, महिलाएं ही दफ्तर जाती थी और पुरुषों का काम भी महिलाएं ही वहाँ पर किया करती थी। तो महिलाओं की स्थिति इससे अच्छी हुई। इसके बाद में हम देखते हैं उच्च वर्ग जो है समाज में, उसने अपनी जो अग्रणीय भूमिका थी वो खो दी। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई जो राजा महाराजा थे या फिर ऐसे परिवार थे जिनकी एक समय पर स्थिति अच्छी थी, अब उनसे एडवाइजरी कोई नहीं लेता था और उनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कमज़ोर होती गई। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इनका डोमिनेट था राजा महाराजाओं का या फिर समृद्ध परिवारों का, उच्च वर्ग के लोगों का, वहाँ पर युवा, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, पुरुष, महिलाएं, इन सभी ने युद्धों के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग करी। जैसे हमने देखा 1917 में रशिया में भी हुआ। वहाँ पर प्रत्येक वर्ग ने अपने देश में वहाँ पर राजा, जार शासक जो थे उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध में क्या किया, अपनी भूमिका निभाई, अपने वहाँ पर आंदोलन करे उन्होंने। इसके बाद में उन्होंने, अब यहाँ पर महिलाओं के बारे में एक बार फिर बात बता रहा हूँ मैं आपको कि महिलाओं ने कारखानों में, साथ ही साथ कार्यस्थल में पुरुषों की जगह पर एक प्रमुख भूमिका निभाई और कई देशों में युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिकार भी दे दिए गए। क्योंकि महिलाओं का वहाँ पर जो पकड़ था वो स्ट्रांग हो चुका था कहीं ना कहीं। और महिलाओं को वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो यही टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब मिले, और ब्रिटेन वो देश था जो सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट जिसने दिया था। इसके अंदर हम देखेंगे और भी संधियाँ हुई थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम से हुई। ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ना ये संधियाँ होती, इसीलिए हम इसको इसके अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, तो वर्साई की संधि, आपको ये याद रखना है, वर्साई की संधि ये एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बट फिर भी आप लोगों को कितना लिखना है इसके अंदर, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसको इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वर्साई है ये एक स्थान का नाम है और इस स्थान के नाम की वजह से इस पूरी संधि का नाम वर्साई की संधि रखा गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर रोहिणी क्षेत्र है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेरिस के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है वर्साई। तो ये जो वर्साई है वहाँ पर ही हम क्या देखते हैं कि भाई 28 जून 1919 को वहाँ पर एक संधि हुई जिसका नाम उस स्थान की वजह से वर्साई रखा गया। और इस संधि के अंदर ज़्यादातर युद्ध में जो विजेता मित्र राष्ट्र के जो मेंबर्स थे वो शामिल हुए, और इसके अंदर जर्मनी सहित ऐसे देशों को भी इनवाइट किया गया था जो युद्ध के अंदर हार गए थे। उन पे कई प्रकार के कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे इस संधि के थ्रू, हम बात करेंगे। और विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से इसमें समाप्त भी हुआ था। और वर्साई की संधि अगर हम देखेंगे तो दुनिया के युद्धों में, अगर हम देखेंगे जो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध, दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर भी ये लेके जाता है, उसमें भी इसकी भूमिका है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर डिटेल वाइज एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हम देखेंगे वर्साई की संधि की प्रमुख कुछ बिंदु जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो वर्साई की संधि जो है उसको अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया। अब आप ये कन्फ्यूज होंगे, और इसके अंदर अलग अलग धाराएं थी। मैं धाराओं और खंडों को आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। अलग अलग खंड का मतलब है जैसे आप देख रहे हो पारदेशिक खंड, इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर सैनिक खंड, तो इसको इस तरीके से अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। युद्ध सुधार, ऐसे ही आशा करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया। और इसके अंदर कई धाराएं थी। धाराएं का मतलब क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अब ये बात के लिए कि भाई पेरिस शांति सम्मेलन भी बुलाया गया था, और पेरिस शांति सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया था, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने, जिनका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? वुडरो विल्सन, याद रखना है। तो उन्होंने एक बात, वो आदर्शवाद के जनक कहे जाते हैं, आदर्शवाद के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर भी आप के रूप में देख सकते हो। तो इन्होंने एक क्वेश्चन वहाँ पर रखा था कि भाई ये युद्ध क्यों हुआ और युद्ध को कैसे रोका जा सकता था। इस चीज़ के लिए
तो हमने ये पाया, आगे चल के हमने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन की ऐसी नीति, हालांकि यूएसए उसकी नीति से खुश नहीं था, बट फिर भी फ्रांस और जो ब्रिटेन है उन दोनों ने मिलकर जर्मनी को तोड़ना चाहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, अब भाई इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है इनके साथ में, और मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि कल को अगर ये देश ताकतवर हो गए तो ये दोबारा हमसे बदला लेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। इसीलिए उनको इस तरीके से तोड़ दिया जाए कि दोबारा से ये ताकतवर ना होए और दोबारा से कभी इस प्रकार का युद्ध भी ना हो इनको। और साथ ही साथ इनके जो उपनिवेश थे उनका भी इनको लालच था, क्योंकि युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई है वो उन्हें इन देशों से ही लेनी थी। उन्होंने ये पहले निर्णय ले लिया था, और इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि कई धाराएं, यानी कई ऐसे कानून बनाए, उन धाराओं के थ्रू इनको युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जैसे जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और जो जर्मनी के जो शासक थे केसर विलियम द्वितीय, उन पर एक आपराधिक मामला भी चला, जिसके बाद में उनको फांसी दी गई। और आपको ये भी याद रखना है इन कई धाराओं को, मतलब यहाँ पर हम उसके बारे में जब हम डिटेल वाइज बात करेंगे उसके अंदर आशा करता हूँ आपको जितना समझाना चाहिए था, जितना आपको लिखना है, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अनमोल है। पेपर में समय के बगैर आप अपना पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको समय टाइम को भी मैनेज करके चलना है। तो पारदेशिक खंड का मतलब क्या है? यहाँ पर पारदेशिक खंड का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर परिणाम से जर्मनी से बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे, या फिर विश्व के जो आपने पढ़ा ना मैप के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। बहुत सारी चीज़ें बदल जाने का मतलब क्या है? उनकी सीमाएं वो बदल जाती है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये अल्सेस और लॉरेंस नाम का प्रदेश है। अपने 12th क्लास में अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ी है इंग्लिश की तो उसमें फर्स्ट लेसन ही है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। कितनी अच्छी बात है, लास्ट लेसन है नाम चैप्टर का, पर वो लेसन फर्स्ट है। उसके अंदर जिक्र है कि भाई वहाँ पर अल्सेस और लॉरेंस, ये इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपको आशा करता हूँ अगर आप एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं अगर उनको पता है इस बारे में, तो उन्होंने पढ़ा है तो पता होगा, सॉरी। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये एक युद्ध हुआ था 1872 के करीब में, BL फाड़िया की बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 1872 में एक युद्ध हुआ था, किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, इसमें जर्मनी जीत गया था। जो अल्सेस और लॉरेंस, जो ये दो बड़े कोयला के प्रदेश थे, इस पर फ्रांस का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। किसका कब्जा हो गया था? फ्रांस का कब्जा हो गया था। और फ्रांस इसको वापस लेना चाहता था लेकिन युद्ध में नहीं ले पाता। तो लेकिन जब जर्मनी युद्ध हार गया तो उससे उपनिवेश छीने जा रहे थे, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो उससे उसके क्षेत्र छीने जा रहे थे, तो अल्सेस और लॉरेंस किसने छीन लिए थे? उससे फ्रांस को मिल गए थे। ये उनकी जो डोमिनेट था वो उस वजह से आप कह सकते हो। साथ ही साथ आप दो प्रदेश का नाम और याद रखेंगे, एक तो यूपेन और आपका मालदमी। ये बेल्जियम के हाथों में दे दिए गए। अभी मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम कैसे ब्रिटेन का साथी था, और बेल्जियम भी कहीं ना कहीं युद्ध में ब्रिटेन के साथ था। तो ब्रिटेन के साथ होने के कारण उसको युद्ध का माल जरूर मिला, युद्ध के अंदर लूट का माल उसको ज़रूर मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र को, जो पूर्वी क्षेत्र का जो पोलैंड था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। आपको ये भी याद रखना है, जो पूर्वी क्षेत्र था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। सो गाइस, इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो पोलैंड को नष्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ में जिसमें पूर्वी पुरेशिया क्षेत्र है उसको पूरा अलग कर दिया गया। जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था उसमें जो पूर्व का जो प्रदेश था, जो ऐसा प्रदेश था बाल्कन का, उसके अंदर में जो पूर्व के थोड़े से प्रदेश थे, पूर्व का मतलब इधर का, वो वाले प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से अलग थलग उससे कर दिए गए। साथ ही साथ आपको 2-3 प्रदेश और याद रखने हैं, आपका डैंटिंग और आपका मेमेन। ये दोनों जो बाल्टिक जर्मन शहरों को मुक्त करके शहर घोषित कर दिया गया, आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इसके साथ साथ डेनमार्क एक अलग कंट्री है जो कि अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहती है। डेनमार्क जो है उसके उत्तरी आपको याद रखना है, डेनमार्क ने उत्तरी स्लेविग ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश को भी उसने क्या करा था? ले लिया था। तो यहाँ पर हमने ये देखा, और इसके साथ ही साथ में हम क्या देखते हैं, जो जर्मनी है, जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए गए। यानी जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश खोने का मतलब क्या है कि जर्मनी से मित्र राष्ट्रों ने वो ले लिए, कहा कि अब आप अपने देश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो आपको इन प्रदेशों को रखने का भी कोई अधिकार नहीं है।
सभी ये प्रदेश वापस ले लिया। और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, सैनिक खंड, अगला अगला ये एक खंड है। तो इसके अंदर जर्मनी की जो नौसेना है उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी की जो नौसेना है इस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है कि जो उसकी नेवी थी उस पर, कि भाई अब आप अपनी और नेवी को इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको यहीं स्टॉप होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो उनकी आर्मी थी वैसी भी उसको भी तय कर दिया गया कि भैया आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते। तो ये आई थिंक सो, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है जो जर्मनी के साथ उस समय हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्योंकि क्योंकि युद्ध सिर्फ जर्मनी की वजह से हुआ, तो जर्मनी ही उसका जिम्मेदार था क्या? युद्ध के अंदर और भी देश जिम्मेदार थे उसके अंदर। हालांकि जर्मनी की नीतियां इतनी ज़्यादा कठोर हो सकती है, पर उसके साथ जो व्यवहार, इतना कठोर व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं था। साथ ही साथ हम इसके अंदर क्या देखेंगे, टैंक, विमान, तोप और जो है इन पे भी रखने पर, किस पर, जर्मनी के ऊपर निषेध कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। पनडुब्बियाँ जो थी वो उसे या तो कहा गया मित्र राष्ट्रों को दे दो या उसको नष्ट कर दो। इसके बारे में डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा, ये भी छोटे छोटे से पॉइंट है। और जो राइनलैंड का जो क्षेत्र है, राइनलैंड बेसिकली फेमस क्यों था, जो जर्मनी है उसकी आर्मी का बेस था एक। तो आप ये समझेंगे जर्मनी की जो आर्मी थी इसका बेस था, और इसके बेस में भी इसने एक तरीके से जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए इसको भी क्या कर दिया गया, मित्र राष्ट्रों ने या तो अपने पास रख लिया या एक तरीके से यूएन बनाया था उस टाइम, जिसके बारे में लास्ट में मैंने बात भी करी है, उसके रख रखाव के अंदर में उसको छोड़ दिया गया। युद्ध के बाद में बहुत से सुधार किए गए, तो उन सुधारों के बारे में भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। इस संधि ने जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी इस संधि के थ्रू ही जर्मनी और जो भी उसके देश, साथी देश थे, जैसे ऑटोमन साम्राज्य और इसके बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत से देश शामिल हैं। आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो आपको अलग से मिल जाएंगे कितने देश थे, क्या था। तो इसके अलावा मैंने आपको डाटा दिया है उसके अंदर भी, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, जो इंपॉर्टेंट डाटा था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो उनको क्या किया गया, जर्मनी को और उसके सहयोगी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और साथ ही साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा उनको क्या किया गया, पीड़ित किया गया, यानी प्रताड़ित किया गया, आप ये समझ सकते हैं। और इसके परिणाम से ही उन्होंने युद्ध का पुनरावलोकन के लिए मजबूर किया गया, यानी भविष्य में वो युद्ध के लिए बदला लें, इसके लिए मजबूर कहीं ना कहीं ऐसी घिनौनी संधि के कारण किया गया, जिसका मैं भी आज भी विरोध करता हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पढ़ें और आपका भी कुछ और व्यूज़ हो सकता है मेरे से अगेंस्ट में। और अन्य कुछ और संधियाँ हुई थी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका न्यूली की संधि। न्यूली की संधि भी इसमें देखेंगे कि जो बल्गारिया के साथ में क्या होता है, हस्तांतरण, एक तरीके से उसका हस्ताक्षरित होता है उसका। तो छोटे बाल्कन क्षेत्रों में बहुत अधिक क्षेत्रीय नुकसान हुआ। बुल्गारिया को अनेक क्षेत्र जैसे यूनान, यूगोस्लोवाकिया और रोमानिया दे दिया गया। किसको दे दिया गया, बुल्गारिया को दे दिया गया, देखो इनको। और साथ ही साथ आप देखेंगे आपका अगली संधि है सेवरस संधि है, और इस संधि में जो तुर्क है, तुर्क का भी हस्तक्षेप हम देखते हैं, तुर्क का भी हस्तांतरण हो जाता है सर्वे संधि के तहत। ये काफ़ी कठोर संधि थी जो कि किस पर, ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर थोपी गई थी। इसके अंदर क्या किया गया, जो तुर्क साम्राज्य जो था उसके अंदर पहले तो राष्ट्रीय विद्रोह करवाया गया कि जो आप पे राजा राज कर रहा है वो बेकार है, उसको हटा दो। और इसके बाद में तुर्क को ये कहा गया कि भैया आपसे इसकी शासन व्यवस्था नहीं संभल रही, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि भाई इन प्रदेशों को हम किसको, यूनान और इटली को दे देंगे। यानी इटली का ही एक तरीके से यूनान के एक भाग पर प्रभाव था, इसीलिए यहाँ पर इटली और यूनान लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर ही मैं आपको एक चीज़ आखिरी में बताऊंगा, ऋण चक्र के बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो फ्रांस और सीरिया और साथ आपका जो पैलेस्तीन लिखा हुआ है, ये इराक और आपका ट्रांस जॉर्डन, ये सभी प्रदेश किसको, ब्रिटेन को दे दिए गए कि भाई ब्रिटेन ही इस पर क्या करेगा, कब्जा रखेगा, उसी का इस पर पूरी तरीके से डोमिनेट रहने वाला है। अब इसके अंदर कुछ और भी बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, युद्ध के परिणाम से निकल के आती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि युद्ध के कारण कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक भी परिवर्तन देखे गए, बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन देखे गए, जैसे अमेरिका और साथ ही साथ आपको एक और नाम याद रखना है जिसका नाम है जापान, इसी पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका जिसने
अपने क्षेत्र का संघर्ष के अनुभव किए बिना ही युद्ध में जीत हासिल कर ली। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्षेत्र के अंदर बिना संघर्ष के युद्ध के अंदर जीत हासिल कर ली। यानी युद्ध देखेंगे हम 1914 से चल रहा है और इस युद्ध के अंदर 1917 में हमने देखा कि रूस बुरी तरीके से युद्ध के कारण कमज़ोर हो गया था। वो अपनी आर्मी की जो आवश्यकता थी वो भी पूरी नहीं कर पा रहा था और जनता अपने शासकों से नाखुश थी कि युद्ध के कारण आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ चुका है जनता के ऊपर। जनता को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और शासन को इससे कोई मतलब नहीं कि सैनिक भी अधिक मात्रा में मर रहे। तो हम क्या देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद में अमेरिका और जापान विश्व की महाशक्तियों में काउंट होने लगे और अमेरिका विश्व की पहली महाशक्ति बन गया। हम इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं कि युद्ध के अंदर मोस्टली जो पुरुष थे, पुरुष ही इसके अंदर शामिल थे और पुरुष के ही शामिल होने के कारण क्या है कि भाई महिलाओं को गुड अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बात करी और फिर मैं बताऊंगा कि महिलाओं का जो कार्यबल है वो थोड़ा बढ़ गया। महिलाएं जो है, हम क्या देखते हैं, महिलाओं के जो अधिकार है उनको अधिकार मिले और अधिकार के लिए एक अच्छा कदम भी उनके लिए आगे बढ़ा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई युद्ध के दौरान चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया। राष्ट्रवाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा युद्ध को बनाने के लिए भी, युद्ध को करने के लिए भी, युद्ध की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए भी, क्योंकि हर एक देश क्या कर रहा था, अपने आप को एक तो ताकतवर बनाना चाहता था, कमज़ोर देश अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता था, गुलाम देश अपने आप को आज़ाद कराना चाहता था। तो राष्ट्रवाद का जो जुनून था वो एक नशा था, वो सब पे चढ़ के बोला था। ताकतवर देश और ताकतवर होना चाहते थे, थोड़े कमज़ोर देश उनसे अधिक ताकतवर होना चाहते थे। तो यही चीज़ हमने देखा। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब है कि यूरोप के अंदर कुछ अलग परिस्थिति थी राष्ट्रवाद की कि भाई वहाँ पर ज़्यादातर देश आज़ाद तो होना चाहते थे, पर जो फ्रांस और जो जर्मनी था वो ये नहीं चाहता था। सॉरी, फ्रांस और ब्रिटेन जो है, साथ ही साथ अमेरिका ये नहीं चाहता था कि यूरोप के अंदर जो कम्युनिस्ट है, यानी रशिया की जो यूएसएसआर बन गया 1917 के बाद, उसकी जो व्यवस्था है ज़्यादा विस्तारवादी हो, उसको वो रोकना चाहते थे। इसी कारण से उनको डर था कहीं ये ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसीलिए कुछ देशों में भाई उसको रोकने के लिए अनुभव किया गया और उसको रोका भी गया। इसी कारण से यूरोप में कम्युनिस्ट जो है वो ज़्यादा ना फैल के, बल्कि वहाँ पर अधिनायक तंत्र फैला। जैसे जर्मनी जो है, जर्मनी में नाजीवाद और जो फ्रांस है वहाँ पर फांसीवाद। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैल जाता है, हम ये देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे तो लोगों का वहाँ पर उनकी तरफ आकर्षण भी बढ़ा। लोगों को सच में लगा कि नहीं भाई ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसको रिसॉल्व कर सकता है। और आगे चल के हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बढ़ने से, नाजीवाद और फांसीवाद के बढ़ने से ही आगे चल के हमने क्या देखा कि भाई जो जर्मनी था वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ, ताकतवर बना और अपने उस अपमान का जो जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि के साथ किया गया था उसका बदला लेने के लिए वो तैयार हुआ। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, जो इटली है, इटली भी इसी क्रम में आगे बढ़ता है। इटली में फांसीवाद मुसोलिनी और जर्मनी में नाजीवाद हिटलर का उदय होता है। साथ ही साथ जापान में तो जो सैन्य तंत्र का उदय होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल डीप से, गहराई से, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर राष्ट्र संघ, इसका गठन, राष्ट्र संघ क्या है, जिसे हम कई नाम से जानते हैं, जिसे हम यूएन, लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। राष्ट्र संघ आखिर क्यों था, क्यों बनाया गया? इसको लगभग 1920 में बनाया गया और ये पूरी तरीके से इसके फंक्शन ने काम करना शुरू 1921 और 22 से स्टार्ट कर दिया। बात क्या थी यहाँ पर, ज़रा हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले रोकने के लिए युद्ध को कोई ऐसी अच्छी बड़ी संस्था नहीं थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना सके। अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो उन विवादों का वो क्या कर सके, निपटारा कर सके, ऐसी कोई संस्था नहीं थी। और साथ ही साथ अगर हथियारों की होड़ में होड़ हो रही थी तो उस पर रोक भी लगा सके, तो ऐसी कोई संस्था नहीं थी। और एक स्वर में
बात की जा सके, प्रॉब्लमों को रिसॉल्व किया जा सके, ऐसी कोई संस्था नहीं थी। तो इस संस्था को देखा गया, कमी महसूस की गई, और 1920 में या 1919 में ही आप समझेंगे इसको, 1919 में ही जब पेरिस शांति सम्मेलन, 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन, क्या था पेरिस शांति सम्मेलन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा कि युद्ध के बाद में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, युद्ध को यहाँ पर विराम दिया गया, शांति समझौते, इसमें युद्ध जीतने वाले भी और युद्ध हारने वाले के जो प्रतिनिधि थे उन दोनों की तरह के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया। और जब यहाँ पर इनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया तो इस पूरे के पूरे पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो कि अब एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका को जाना जाता था, तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने 1-2% जो है वो यहाँ पर बड़े ही विस्तार रूप में पूछने का प्रयास किया कि ये जो युद्ध है वो क्यों हुआ और हम इस युद्ध को आखिर किस तरीके से रोक सकते थे। तो सबने पाया कि अगर ऐसी कोई संस्था होती जो इस युद्ध को रोक पाने में सक्षम होती तो शायद ये युद्ध नहीं होता। तो ऐसी ही बातों के कारण में आगे चल के हम देखते हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ को बनाया गया। अब हम बात करेंगे भाई विश्व में आगे चल के क्या आता है, आर्थिक मंदी आती है और विश्व क्या होती है, ऋण चक्र में फंस जाती है। आर्थिक मंदी यानी मैं आपको बता देता हूँ आर्थिक मंदी आखिर थी क्या, और वैसे तो ये युद्ध के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के बारे में भी मैं अलग से बिल्कुल डीप से आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक एक डाउट आपके क्लियर करूंगा। आप कई जगह पर इसकी डेट 1929 से 1930 भी इस तरीके से लिखी हुई पाएंगे। क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व में आर्थिक मंदी इस टाइम पे कैसे आई। 2 कारण बताए जाते हैं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं भी इन 2 कारणों को ही मानता हूँ। सबसे पहला अमेरिका का स्ट्रीट वॉल, ब्लैक थर्सडे, जिसको ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका का जो स्ट्रीट वॉल है जिसे अमेरिका के शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं, उसमें तेजी से गिरावट आई। अमेरिका का शेयर बाजार धड़ल्ले से एकदम से नीचे, धड़ाम से नीचे गिरा, और अमेरिका का जब शेयर बाजार नीचे गिरा तो आपको इसका आपने देखा कि भाई अमेरिका पूरी दुनिया की एक महाशक्ति बन चुकी है, तो इसका असर पूरी दुनिया पे हमें देखने को मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा था शुरू में, मैं आपको एक टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा जिसका नाम है ऋण चक्र। क्या है ऋण चक्र, क्या था ये ऋण चक्र, जरा इसके बारे में आप समझिए। यहाँ पर 3 चीज़ों को आपको समझना है। पहला यूके जिसे ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, तीसरा यूएसए और आपका जर्मन, JR लिख रहा हूँ जिसको मैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले युद्ध से पहले ये महाशक्ति थी और ये भी महाशक्ति थी, लेकिन ये महाशक्ति नहीं थी। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस लगाता हूँ। तो क्या था कि भाई अब भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अब ये महाशक्ति बन गई। अब प्रथम विश्व युद्ध में हमने क्या देखा, रशिया जो अमेरिका है ये 1917 में शामिल होता है, और इस कारण से इसने दोनों पक्षों को क्या किया था, युद्ध में अपने हथियार बेचे थे। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हथियार बेच के इसने इतना पैसा कमाया, इतना ज़्यादा, कि ये एक विश्व की महाशक्ति बन गया आगे चल के, क्योंकि ये लोग कमज़ोर पड़ गए थे। हम इसके अंदर एक चीज़ और भी ये भी देखेंगे कि अब भाई युद्ध के लिए आपने देखा कि जिम्मेदार किसको, भाई ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। और जब इसको युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया तो ये बात भी कही वर्साई की संधि में कि भाई युद्ध के अंदर जितना भी खर्च है वो सारा खर्च किसको देना पड़ेगा, जर्मनी को देना पड़ेगा। और ब्रिटेन जो है खुद भी वो किसका कर्जदार हो गया था, वो किससे ऋण ले रहा था, वो इससे ऋण ले रहा था। तो हम क्या देखेंगे कि भाई अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, अब आपको ये समझना है। एक सेकंड। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर यूके ये किसका कर्जदार हो चुका है, यूएसए का। यूएसए से ये पैसे ले रहा है, यूएसए इसको पैसे दे रहा है। ताकतवर कौन है, कर्जा किसने लिया, इसने कर्जा लिया। अब ये पैसा किससे ले रहे हैं, ये सब देश ये सब पैसा ले रहे हैं जर्मनी से। अब भाई ब्रिटेन को क्या करना है, यहाँ पैसा चुकाना है, यहाँ पैसा चुकाना है ब्रिटेन को जो कर्ज लिया है इससे। और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश किससे पैसे ले रहे हैं, इससे। अब जर्मनी तो युद्ध वैसे ही हार चुका है, तो जर्मनी कहाँ से खर्च दे, तो जर्मनी जो है, जर्मनी भी इससे खर्च ले रहा था। तो आप क्या देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक चक्र चल रहा है ऐसे कि भाई इससे पैसा लिया, ये चक्र ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके जा रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमने क्या पाया कि भाई यहाँ पर एक ऋण चक्र चला गया कि पूरी दुनिया में
भाई पैसा घूम फिर के यूएसए में ही इकट्ठा हो रहा था। और यूएसए ने जब अपने स्ट्रीट वॉल जब उसका नीचे गिरा, जब उसका शेयर बाजार नीचे गिरा, तो अमेरिका ने पैसे इन्वेस्ट करने से, देशों को पैसे देने से इनकार कर दिया। तो उसका संकट ही पूरी दुनिया पे देखने को मिला। नंबर 1 सबसे पहली बात आर्थिक संकट का। नंबर 2 आर्थिक संकट के अगर बारे में मैं बात बता दूं तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। और हम क्या देखते हैं, हालांकि इस पॉइंट को थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आप हर एक बुक में पढ़ोगे कि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ख़त्म हुआ तो जो उत्पादन था युद्ध के दौरान में, उस समय तो ज़्यादा हो रहा था, उस समय आवश्यकता भी ज़्यादा थी, तो उस समय ठीक था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ, युद्ध का एंड हुआ, तो उत्पादन जो है वो कुछ वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। अब उत्पादन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि फैक्ट्रियों में उत्पादनों का ढेर लग गया, मार्केट्स में जो वस्तु थी वो निर्मित पहले से पड़ी थी, तो फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही थी, लोगों को रोज़गार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, मार्केट के अंदर चीज़ें बिक नहीं रही थी क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो लोगों के पास में एक तरीके से मुद्रास्फीति होने लगी और ऐसे ही हम क्या पाते हैं कि दुनिया एक संकट में फंस जाती है। तो इसी प्रकार से ये एक ऋण संकट था और यही पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप इसे बहुत प्रेम देंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इसी प्रकार की अगर इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियोस चाहते होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक गाइस।